हमारा आज का लेक्चर इज अबाउट हाउ टू सॉल्व एनालॉजीज। एनालॉजीज कैसे, एनालॉजीज बेसिकली होती क्या है, पहले वो मैं डिफाइन कर देता हूँ। फिर मैं जो आप लोगों के साथ मेथड शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से द इजीएस्ट वे टू सॉल्व एनालॉजीज है। और इट इज़ नॉट अ वेरी लेंथी प्रोसीजर, इट इज़ नॉट अ वेरी डिटेल्ड प्रोसीजर। 3 स्टेप्स हैं जस्ट, जो आपने अंडरस्टैंड करने हैं कि वो 3 स्टेप्स क्या हैं, और बड़े आसान से हैं, तो उसके साथ आप फिर इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एनालॉजीज बेसिकली होती क्या है, इंग्लिश के अंदर पेयर्स ऑफ वर्ड्स दिए हुए होते हैं और उनके बीच में आपने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है। फॉर एग्जांपल एक पेरेंट कैटेगरी होती है, 2 वर्ड दिए होंगे, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वैसा ही रिलेशनशिप जो उसके नीचे कैटेगरीज होंगी, 3 या 4 या 5 आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे, उसी तरह पेयर्स बने हुए होंगे। जो पेरेंट पेयर के बीच में रिलेशनशिप है वैसा ही रिलेशनशिप आपने जो नीचे सबऑर्डिनेट पेयर्स हैं उनके अंदर देखना होता है। वो बेसिकली यू हैव टू फाइंड सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन पेयर्स। और उसके लिए द वेरी फर्स्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। अनलेस एंड अनटिल, फॉर एग्जांपल एक एनालॉजी के अंदर एक पेरेंट पेयर है, 2 वर्ड्स वो हो गए, 4 या 5 नीचे वर्ड्स हैं, यानी कि 8 या 10, तो टोटल 10 या 12 वर्ड्स एक एनालॉजी को सॉल्व करने के लिए आपके सामने आते हैं। जब तक आपको वो 12 के 12 वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं आते, तब तक आप एनालॉजी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो इसके लिए ज़हन में रखें कि वोकेबलरी अच्छी होना जरूरी है। अब वोकेबलरी कैसे अच्छी करनी है, अगले लेक्चर में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। आपने मुझे याद भी करवाना है कि वोकेबलरी कैसे इंप्रूव करनी है, वो भी एक बड़ा सिंपल सा मेथोडोलॉजी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लोगों को बता दूंगा। फिलहाल हम लोग एनालॉजीज की तरफ आते हैं। सो द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट योर वोकेबलरी शुड बी गुड। जब तक आपको पेरेंट वर्ड्स या नीचे दिए हुए वर्ड्स के मीनिंग नहीं आते, तब तक ऑब्वियसली आप उनका रिलेशनशिप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। एनालॉजीज की कुछ किस्में होती हैं, इसमें याद करना जरूरी नहीं है, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई एनालॉजी ऐसी होंगी जो एंटोनिम्स होंगे, ऐसे वर्ड्स होंगे जिनके एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग है। जो पेरेंट वर्ड हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग रखते होंगे, वैसा ही कोई नीचे सबऑर्डिनेट वर्ड्स में भी ऑप्शन दिया हुआ होगा, आपने वो फाइंड आउट करना है। समटाइम्स सिनोनिम्स होते हैं, जो एक वर्ड का मतलब है वही दूसरे वर्ड का भी मतलब बनता है, ठीक है, तो वैसा ही सिनोनिम आपने नीचे ढूंढना है। समटाइम्स डिस्क्रिप्टिव होते हैं कि जो एक वर्ड है, जो पेरेंट पेयर है, 2 वर्ड्स आते हैं, जो उनमें से एक वर्ड दूसरे वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा होता है, दूसरे वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा होता है, यानी कि एक वर्ड का मीनिंग होता है दूसरा वर्ड। समटाइम पार्ट टू होल, ये कैटेगरी भी उसकी होती है। वो क्या होती है कि वन वर्ड इज पार्ट और पीस ऑफ द अदर, मतलब दोनों मिलकर कोई मीनिंग बनाते हैं, इंडिविजुअली उन दोनों वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होगा। तो ये कुछ जर्नल्स इनकी कैटेगरीज हैं, और भी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन ऐसा उसके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। कमिंग टू वर्ड्स, 3 स्टेप मेथोडोलॉजी फॉर सॉल्विंग एनालॉजीज। एक मैं यहाँ पे एनालॉजी देता हूं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और मैं बताता हूं कि कैसे सॉल्व करना है। ये एनालॉजी आपके सामने आ गई। इसमें जो पहले 2 वर्ड्स हैं, बैड एंड टेरिबल, ये आपकी पेरेंट कैटेगरी काउंट करें होंगे, और जो उसके नीचे दिए हुए हैं, हार्ड, हॉट, फनी, राइट एंड यंग, ये आपके सबऑर्डिनेट कैटेगरीज में आएंगे। अब जो रिलेशनशिप आपके पहले 2 वर्ड्स में है, वही रिलेशनशिप आपने नीचे वाले किसी वर्ड में, किसी पेयर में ढूंढना होता है। इसी को एनालॉजी सॉल्विंग कहते हैं। जब तक, अब ये सबसे इजीएस्ट मुझे जो मिली है वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे दी है। इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आमतौर पर जिसकी आपको समझ ना आ सकती हो। तो 3 स्टेप मेथोडोलॉजी क्या है? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू मेक अ ब्रिज सेंटेंस। एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज सेंटेंस आपने बनाना है, जो पेरेंट कैटेगरी में 2 वर्ड दिए गए हैं उनके। ये ब्रिज शॉर्टेस्ट होना चाहिए
और एज क्लियर एज पॉसिबल, जिससे उन दोनों वर्ड्स के मीनिंग वाजे हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो हमारे पास कैटेगरी आई, उसका हम सेंटेंस एक बनाते हैं। सेंटेंस इस तरह बनाना है कि जो उनका सीक्वेंस है, अगर बैड पहले आ रहा है तो सेंटेंस में भी बैड पहले आना चाहिए, टेरिबल बाद में आ रहा है तो टेरिबल सेंटेंस में भी बाद में आना चाहिए। आप उनका सीक्वेंस नहीं चेंज कर सकते। तो ये मैंने एक लिखा है सेंटेंस, समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली बैड इज टेरिबल। मतलब ये वो कैटेगरी में आ गया जिसमें एक वर्ड दूसरे वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्रिप्टिव एनालॉजी है ये। अब आपने करना क्या है, एग्जैक्टली यही सेंटेंस बाकी के ऑप्शंस के ऊपर अप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिख रहा हूं, आपने परेशान नहीं होना। अब हमने वो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस ब्रिज बनाया था पहले पेरेंट कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए, वही एग्जैक्टली हमने नीचे वाले के ऊपर अप्लाई कर दिया है। नाउ यू हैव टू सी, ये 3 स्टेप मेथोडोलॉजी इसको इसलिए कहते हैं। पहले स्टेप में आपने ब्रिज बना दिया, दूसरे स्टेप में आपने वही ब्रिज नीचे वाले जो आपके पास ऑप्शंस हैं उनके ऊपर अप्लाई कर देना है, और तीसरे स्टेप उसके बाद मैं डिफाइन करता हूं, पहले दूसरे स्टेप को मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब यहां पे दूसरे स्टेप के अंदर यू हैव टू फाइंड अ लॉजिकल आंसर। जो आपका सेंटेंस मोस्ट लॉजिकल होगा वही आपका जवाब होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो सेंटेंसेस बनाए हैं, समथिंग एक्सट्रीमली हॉट इज वार्म। एक्सट्रीमली हॉट को हम वार्म नहीं कहते, मतलब वो वार्म तो होता है नीम गर्म सा, तो दिस वन डजंट मेक सेंस। समथिंग एक्सट्रीमली फनी इज हिलेरियस। जो बहुत ज्यादा फनी हो उससे बहुत ज्यादा हंसी आती है, दिस वन मेक सेंस। समथिंग एक्सट्रीमली राइट इज रॉन्ग, दिस वन डजंट मेक सेंस। समथिंग एक्सट्रीमली यंग इज न्यू, this one doesn't make sense as well. So which one is going to be our answer? ठीक हो गया, अनम ने जवाब दे दिया है, एक्सट्रीमली फनी इज हिलेरियस। फर्स्ट वन। हॉट इज वार्म, वार्म बच्चे नीम गर्म को कहते हैं, और एक्सट्रीमली हॉट इज समथिंग एल्स। सो समथिंग एक्सट्रीमली हॉट इज नॉट कॉल्ड वार्म, वो जवाब नहीं होगा। जो फर्स्ट वन है वो तो हमारी पेरेंट कैटेगरी है ना, उसकी बेस पे हमने नीचे वाले ऑप्शंस में से चूज करना है। हार्ड और डिफिकल्ट वाला ये बेसिकली मेन एनालॉजी है, इसमें से आपने जवाब नहीं ढूंढना। उसके नीचे जो दिए गए हैं आपके, सॉरी, बैड और टेरिबल, ओ हाँ बिल्कुल, बैड और टेरिबल आपके पेरेंट कैटेगरी है। समथिंग एक्सट्रीमली हार्ड इज डिफिकल्ट, दिस इज नॉट अ लॉजिकल सेंटेंस, दिस डजंट मेक एनी सेंस। सो ये हमारा जवाब नहीं होगा। हमारा जवाब सिर्फ एक ही बनेगा, समथिंग एक्सट्रीमली फनी इज हिलेरियस। एक और मिसाल दे लेते हैं, एक और एनालॉजी मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूं। असल में वो जो होता है ना, उसमें हमारे पास जो स्काइप है ना, उसमें वो आप बोल्ड करने का आपके पास ऑप्शन होता है।
अब यहाँ पे मुझे वो नहीं पता चल रहा कि बोल्ड किससे करना है। एनीवेज, मैंने वो जो पेरेंट कैटेगरी है उसके इर्द गिर्द मैंने एस्टेरिक्स लगा दिए। कैंडी, स्वीट, मैन, स्ट्रॉन्ग, टाइम, फास्ट, मनी, पावरफुल, मूवी, एक्साइटिंग, फायर, हॉट। ये हमारे पास ओवरऑल ऑप्शंस है। कैंडी और स्वीट का हम लोग एक सेंटेंस बनाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज सेंटेंस बनाएंगे। वो ऐसा होना चाहिए जिससे इन दोनों का मीनिंग वाजे हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हम ये बनाते हैं, characteristic of a candy is to be sweet। ये हमारा पेरेंट सेंटेंस बन गया। अब एग्जैक्टली यही सेम हम उसके ऊपर डाल देंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैन इज टू बी स्ट्रॉन्ग, of a time, characteristic of time is to be fast, of money is to be powerful, of movie is to be exciting, of fire is to be hot। So which one according to you guys is the most logical answer? A man? Exactly। देखा, अकल काम करना शुरू कर गई। अब ये मैंने इजीएस्ट आप लोगों के लिए रखे हैं। फायर हॉट होती है, वो हमें कैरेक्टरिस्टिक उससे पता चल गया। हमने एग्जैक्ट वही सेंटेंस सबके ऊपर अप्लाई करना है। द वन विच मेक्स मोस्ट सेंस विल बी द राइट आंसर। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप दो आंसर्स में कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब इसमें मैन is supposed to be strong, वो भी हो सकता है किसी हद तक, और फायर इज टू बी हॉट, वो भी हो सकता है किसी हद तक। जब आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे बिटवीन टू आंसर्स, फिर आपने क्या करना है, जो आपने ओरिजिनल सेंटेंस बनाया था पेरेंट पेयर का, उसको फ्रेश और डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए नया सेंटेंस बना दें जो उससे भी ज्यादा उसके मीनिंग्स वाजे करे उसे, और फिर वही सेंटेंस नीचे वाले सब के ऊपर अप्लाई कर दें, फिर आपको कोई एक जवाब मिल जाएगा। ये थर्ड स्टेप आपका कहलाता है। फर्स्ट स्टेप इज अप्लाइंग, मेकिंग अ ब्रिज सेंटेंस जो दोनों के मीनिंग्स वाजे कर दे। सेकंड स्टेप इज वही जो ब्रिज सेंटेंस आपने अप्लाई किया, एग्जैक्ट उन्हीं वर्ड्स के साथ आप वो नीचे वाली जो सबऑर्डिनेट कैटेगरीज हैं उनके ऊपर अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद जो मोस्ट लॉजिकल आंसर होगा, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर ऑफ योर एनालॉजी। अगर ये सिचुएशन आप सेकंड स्टेप में कंफ्यूज हो जाते हैं दो ऑप्शंस के बीच में, देन यू विल मेक द पेरेंट पेयर्स ब्रिज सेंटेंस अगेन विद अ डीपर अंडरस्टैंडिंग विद अ न्यू सेंटेंस, और उसको दोबारा आप अप्लाई करेंगे और फिर आपका वो एक मीनिंग आपका आ जाएगा। दैट इज योर 3 स्टेप मेथड टू सॉल्व एनालॉजीज। अब मैं आप लोगों को एक टास्क दे देता हूं जो आपने एनालॉजी सॉल्व करनी है और मुझे सबमिट करवानी है। मीनवाइल अगर अभी आप कहते हैं तो, बल्कि अभी मैं आपको टास्क देता हूं।